साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। आज दोस्तों अपन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जिन भी साथियों को मॉडल पेपर लेना है दोस्तों, वो मॉडल पेपर ले सकते हैं। आज मॉडल पेपर के कुछ नमूने, कुछ प्रश्नों को आज हम आपको बताने वाले हैं कि मॉडल पेपर में इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है, उसको आप सभी देख सकते हैं। देखो, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी है? तो सभी लोग बताएंगे। आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर फटाफट से आंसर बताना है आपको। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी है? बताइए। क्वेश्चन है आपके डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य शुक्ल ने, नामवर सेन ने, राम कुमार वर्मा ने। फटाफट बताएं। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो आपको बताना ही है और सभी लोग आंसर बताएं फटाक से। राइट आंसर आपका जा रहा है कि सर जागरण सुधार काल की जो संज्ञा दी है वो दी है डॉक्टर नगेंद्र ने, यानी कि आपका जो एक नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, एक नंबर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, कौन हिंदी को गवारू बोली कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हिंदी को गवारू बोली कौन कहते हैं? हिंदी को गवारू बोली कौन कहते हैं? ये आपका क्वेश्चन है, आपको चयन करना है तो फटाक से बताइएगा। हिंदी को गवारू बोली किसने कहा है? तो देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। फटाफट से आंसर बताइए। प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर। और प्रश्न क्रमांक 2 में आप लोगों ने बताया कि सर हिंदी को गवारू बोली जो कहने वाले हैं वो है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां, यानी कि आपका जो एक नंबर है वो बिल्कुल सही है। सर सैयद अहमद खां आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर आपका सही हो जाएगा। कविता संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? कविता संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 3 में आपको चयन करना है। सभी लोग बताएं, कविता संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? 3 नंबर का आंसर आपको चयन करना है और 3 में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर कविता संवर्धनी सभा के जो संस्थापक थे वो संस्थापक थे कौन कौन थे? बताएं जल्दी से। आपका राइट आंसर चला जाएगा भारतेंदु। क्या है सही आंसर? कि सर कविता संवर्धनी सभा के जो संस्थापक थे वो थे भारतेंदु जी। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। उत्तर भक्तमाल के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 4। उत्तर भक्तमाल के रचनाकार कौन है? इसका आंसर आपको चयन करना है। सभी लोग बताएं, उत्तर भक्तमाल के रचनाकार कौन है? ये आपका प्रश्न है, इसका आंसर आपको चयन करना है और सीधा सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर उत्तर भक्तमाल अगर आप पूछ रहे हो तो ये उत्तर भक्तमाल के जो रचनाकार हैं बताएं। सभी का आंसर आ गया कि सर उत्तर भक्तमाल ये भारतेंदु जी की रचना है। भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं। ठीक है, और नवभक्तमाल राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, नवभक्तमाल राधाचरण गोस्वामी। उत्तर भक्तमाल भारतेंदु जी, भक्तमाल नाभादास। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 5 में आपको बताना है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? किससे मानी है? सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक आपका 5 है। 5 का राइट आंसर आपको चयन करना है। 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? प्रश्न क्रमांक आपका 5 है और 5 में सीधा आंसर देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है इस प्रश्न को। 5 में रामस्वरूप चतुर्वेदी का पूछा है, गलत कर जाएंगे बहुत सारे लोग। कुरैशी जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। और बहुत सारे लोगों ने डी लगा दिया। यही गड़बड़ होता है आप लोगों के साथ। आपको पता है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने राउस से माना है। राउस से दोस्तों रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। यहां पर आपका उत्तर है 1 नंबर, राउस से रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, बहुत बढ़िया। कृषक क्रंदन एक किसकी रचना है? प्रश्न क्रमांक 6।
कृषक क्रंदन की रचनाकार कौन है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, निर्मल वर्मा, हरिऔध या फिर कृष्णाशोप्ती। प्रश्न क्रमांक आपका 6 है। 6 का आंसर आपको बताना है। कृषक क्रंदन किसकी रचना है? ये सभी लोग बताएं। कृषक क्रंदन की रचनाकार कौन है? इसका आंसर बताना है। और प्रश्न क्रमांक 6 में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर कृषक का क्रंदन गया। कृषक का क्रंदन अब गया। गया तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, यानी कि आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। कृषक का क्रंदन गया, गया से क्या बनेगा? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक है, ये नंबर आपका राइट आंसर। वेरी गुड। प्रेम राज्य काव्य के लेखक कौन है? प्रेम राज्य काव्य के लेखक कौन है? इसका आंसर आपको बताना है। प्रेम राज्य काव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 7 में आपको चयन करना है। प्रेम राज्य काव्य के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 7, और बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। कौन है? प्रेम राज्य किसकी रचना है? ये बताना है। बताइए, प्रेम राज्य किसकी रचना है? क्वेश्चन थोड़ी सी दोस्तों डिफरेंट अलग होंगे, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन। प्रेम राज्य की रचनाकार कौन है? और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर प्रेम राज्य जो काव्य है, ये काव्य जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, प्रेम राज्य की जय, प्रेम राज्य की जय, यानी ये नंबर आपका सही है। ये नंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है? अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है? अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है? त्रिलोचन, मुक्तिबोध अज्ञेय या फिर नाथुराम शर्मा शंकर को? अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 8 में आपको चयन करना है। बताएं, अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है 8 नंबर में? और 8 नंबर में आपका सही आंसर है कि सर अवध का किसान कवि पूछा है, तो अवध के किसान कवि के पास कितने लोचन हैं? त्रिलोचन है, 3 लोचन हैं। ये नंबर आपका त्रिलोचन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे दोस्तों। विकलांग श्रद्धा का दौर ये किसकी रचना है? आपको बताना है। विकलांग श्रद्धा का दौर ये किसकी रचना है? क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ देना। विकलांग श्रद्धा का दौर ये रचना किसकी मानी जाती है? कृष्णाशोप्ती की। बताइए, यशपाल, हरिशंकर परसाई या फिर धूमिल? विकलांग श्रद्धा का दौर ये रचना के लेखक कौन है? ये प्रश्न क्रमांक 9 में आपको बताना है। और विकलांग श्रद्धा का दौर यानी कि हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई, और सी नंबर आपका सही है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, इसके लेखक कौन है? प्रगतिशील साहित्य के मानदंड के लेखक कौन माने जाते हैं? जल्दी से बताओ। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक आपका 10 है, और 10 में आपको चयन करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताएं कुरैशी जी, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 10 में, और 10 में आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोले सर प्रगतिशील साहित्य के मानदंड के जो रचनाकार हैं वो है रांगे राघव। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे, कुछ लोग सी लगा रहे, जबकि आंसर है आपका रांगे राघव। यानी कि आपका जो 1 नंबर है रांगे राघव वो बिल्कुल सही है। कोई मुक्तिबोध बता रहा है, कोई रामविलास शर्मा बता रहा है, लेकिन आपका सही आंसर है प्रगतिशील साहित्य के मानदंड रांगे राघव। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देख लो। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली बताना है। छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली बताना। छत्तीसगढ़ी बोली है तो क्या है? ये दोस्तों आपके मॉडल पेपर से ही उठाया है मैंने। मॉडल पेपर जो आपके लिए जूनियर टेट के लिए बनाया है, उन्हीं जूनियर टेट के मॉडल पेपर से आपके लिए ये प्रश्न उठा करके लेकर आए हैं।
ठीक है। तो यहां पर हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी आपको मानी, अपन ने पढ़ा है अब छत्तीसगढ़ी, अब छत्तीसगढ़ी यानी कि पूर्वी हिंदी, ठीक है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? ये आपको बताना है। नामदेव के, सहजोबाई, कबीर या फिर दादू दयाल के? कई बार मैंने ट्रिक से याद करवाया इस क्वेश्चन को। किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? ये आपको बताना है। और उत्तर प्रश्न क्रमांक 12 में आपका सही आंसर हो जाएगा नामदेव। नामदेव के भक्तिपरक गीतों का जो संकलन है वो अभंग के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड। महादेवी वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 13, महादेवी वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? ये आपको चयन करनी है। बताते जाएं फटाफट से, क्या हो जाएगा सही आंसर? महादेवी वर्मा जी जिनका जन्म हुआ था 1907 को, और इनकी बौद्ध दर्शन से प्रभावित जो रचना है वो रचना कौन सी है? ये आपसे पूछा गया और आपका उत्तर है डी नंबर, यानी कि रश्मि। रश्मि यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, डी राइट आंसर, वेरी गुड। बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? रश्मि, डी नंबर। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान आपको बताना है। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत, ओष्ठ, मूर्धन्य, मूर्धन्य या फिर कंठ? पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ये आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है। जिन भी साथियों को जूनियर सुपर टेट के टॉप 2000 प्रश्नों की दोस्तों क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। टॉप 2000 क्वेश्चन, टॉप 2000 क्वेश्चन के 20 टेस्ट बनाए गए हैं। जिनको भी करना है, अभी आप लोगों के लिए ऑफर है, ठीक है, आप लोग कहें तो और अच्छा ऑफर आप लोगों के लिए दे देंगे जितने भी हमारे साथी हैं। सिर्फ आप बताएं कि सर हमें प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग बता सकते हैं। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है 14 का आंसर, और 14 में आपका राइट आंसर जा रहा है ओष्ठ है। ओष्ठ यानी कि बी नंबर आपका सही है, ओष्ठ आपका राइट आंसर है। शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 15 में। शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर। और 15 में आपका देखो पर्यायवाची कौन कौन सही बता रहा है। शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 15, और 15 में आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चंद्रमा, यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द है क्या है? चंद्रमा है, ठीक है, सी नंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धरती अब भी घूम रही है, कहानी के कहानीकार कौन है? धरती अब भी घूम रही है, कहानी के कहानीकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 16 बताइए। ज्ञान रंजन, यशपाल, विष्णु प्रभाकर या फिर जैनेन्द्र कुमार? धरती अब भी घूम रही है, इसके कहानीकार कौन है? इसका आंसर बताना है 16 में, और 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर, यानी कि सी नंबर, ठीक है, सी नंबर, वेरी गुड। धरती अब भी घूम रही है, विष्णु प्रभाकर, सी नंबर, विष्णु की कृपा से अब भी घूम रही है। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को दिया गया? किस कवि को दिया गया हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार? क्वेश्चन, दिनकर, पंत, नरेश मेहता, महादेवी वर्मा को। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? ये आपसे 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को दिया गया? प्रश्न क्रमांक 17 में, और 17 का आंसर है आपका सुमित्रानंदन पंत को। और किस रचना के लिए दिया गया? चिदंबरा के लिए दिया गया, ठीक है, चिदंबरा, बी नंबर आपका चिदंबरा बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? बताइए। सुजान विनोद, सुजान विनोद किसकी रचना है? घनानंद की,
कबीर, देव या फिर पद्माकर की। देखो बहुत सारे लोग गलत बताएंगे। अब सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 18 में आपको चयन करना है। और देखो घनानंद बता दिया कमला ठाकुर जी ने, और बताओ अजय शर्मा जी ने घनानंद लिख दिया, और बताओ, और बता दिया रोहित कुमार जी ने घनानंद, कालिंदी जी ने घनानंद बता दिया, बहुत बढ़िया। और बता दो घनानंद कौन कौन बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। यही तो गड़बड़ होता है, पुलिस सर बन रहा था लेकिन गलत करके आ गए। मैंने याद करवाया था सुजान को विनोद देव, विनोद देव अपन ने याद किया था, सुजान को विनोद देव, तो देव से क्या हो जाएगा, देव कवि की रचना है, यानी सी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। आधुनिक काल के गोरखनाथ किसे कहा जाता है? आधुनिक काल के गोरखनाथ किसे कहा जाता है? बताइए। आधुनिक काल के गोरखनाथ नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दिनकर या फिर महादेवी वर्मा? हाँ, सुजान सागर घनानंद की है। वेरी गुड कुरैशी जी। और आधुनिक काल के गोरखनाथ, गोरखनाथ किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 19 में, और 19 में बिल्कुल सही है कि सर आधुनिक काल के गोरखनाथ कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाल गोविंद जी नागार्जुन बता दिया बहुत सारे। नागार्जुन को तो कबीर कहा जाता है, आधुनिक काल का कबीर, आधुनिक काल का कबीर नागार्जुन को कहा जाता है। आधुनिक काल का गोरखनाथ पूछा है आपसे, तो गोरखनाथ कहा जाता है निराला जी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बी नंबर आपका सही है। निराला जिन्होंने बताया उनका आंसर सही है। नागार्जुन जिन्होंने बताया वो सुन लो कि नागार्जुन को कबीर कहा जाता है। सहजता का कवि किसे कहा जाता? प्रश्न क्रमांक 20 में सहजता का कवि, यही गलतियां होती हैं। सहजता का कवि रसखान, शिवपूजन सहाय, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर दुष्यंत को? सहजता का कवि किसे कहा जाता है? ये बढ़िया आंसर है, प्रश्न पूछा गया आपसे 20 नंबर में, और बहुत बढ़िया आंसर बताया रामकिशन जी ने कि सर सहजता का कवि तो भवानी प्रसाद को कहा जाता। मोहित जी बहुत बढ़िया है ना। शांति देवी जी 20 का बी बता रहे, शिवपूजन सहाय बता दिया इनने। ममता जी ने भी बता दिया उन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ब्रजेश जी ने भी बी बता दिया। आपको पता होनी चाहिए मंजू जी, भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर। मैं देख रहा हूं सबके कमेंट आज। चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 21। चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अधिक लाभ कमाना, रिश्वत देना, परास्त कर देना या फिर धोखा देना। चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये आपसे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 21 में। और देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। बहुत बढ़िया, लगभग अधिकांश लोगों ने सही बताया है। लगभग अधिकांश क्या, सभी लोगों ने सही बताया है। और रिश्वत देना यानी कि चांदी का जूता मारना, बी नंबर राइट आंसर। नेहा राय जी ने बस ये बता दिया, आरती वर्मा ने ये बताया, बी है बी, रिश्वत देना, बी नंबर सही। प्रैक्टिस करिए इनकी। आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? फिर गलत करेंगे आप लोग। आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 22 में, 22 में बताइए आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 22 में बताइए। 22 का राइट आंसर आख्यायिका शैली का बताना है प्रथम उपन्यास कौन सा है। और आपका राइट आंसर चला गया कि सर आख्यायिका शैली की बात करते हो तो ये उपन्यास है श्यामा स्वप्न। ये नंबर आपका राइट आंसर, वेरी गुड, ये नंबर बहुत बढ़िया आंसर। उतना वह सूरज है रचना के लेखक कौन है? उतना वह सूरज है रचना के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए, उतना वह सूरज है
ये रचना के जो लेखक हैं वो लेखक कौन हैं? श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन, वेरी गुड कुरैशी जी। 23 का आंसर आपको बताना है और 23 में आपका आंसर चला जा रहा है कि सर उतना वह सूरज है। ये जो रचना है ये रचना है भारत भूषण अग्रवाल की। सी नंबर आपका बिल्कुल सही। अपने क्वेश्चन गिनते जाओ कितने गलत कर रहे हैं आप लोग। भारत भूषण अग्रवाल, वेरी गुड। जिस छंद के पहले 4 चरणों में रोला और बाद में दोस्तों ये 2 चरण में उल्लाला होता है, उसमें 24-28 मात्राओं के योग से 52 मात्राएं होती हैं, उस छंद का नाम आपको बताना है। पहले 4 चरणों में रोला और बाद में दोस्तों बताना है आपको 2 चरण में उल्लाला होता है, उसमें 24-28 मात्राओं के योग से 52 मात्राएं होती हैं। वो छंद कौन सा है? हरि गीतिका, गीतिका, कुंडलियां या फिर छप्पय? 24 का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 24 में 24 का आपको चयन करना है और बहुत बढ़िया आंसर आया सभी लोगों का कि सर जो है 24-28 की मात्राओं के योग से 52 मात्राएं होती हैं, तो वो होता है छप्पय छंद। छप्पय छंद। एक और क्वेश्चन, छप्पयों का राजा किसे कहा जाता है? छप्पयों का राजा किसे कहा जाता है? एक और क्वेश्चन बताना प्रवीण ओझा जी। ये छप्पय हरि गीतिका में 52 मात्राएं नहीं होती हैं। हरि गीतिका में ये छप्पय यानी कि डी नंबर आपका छप्पय सही है। सारंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सारंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नमक, सारथी, मोर या फिर घोड़ा? सारंग का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 25 में बताएं। और छप्पयों का राजा चंद बरदाई को कहा जाता, बिल्कुल सही है, ठीक है। और सारंग का जो पर्यायवाची शब्द है वो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों क्या? मोर। क्या है? मोर। यानी आपका उत्तर सी नंबर जो है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। सी नंबर राइट आंसर। निम्बार्काचार्य का दार्शनिक मत है, तो निम्बार्काचार्य का दार्शनिक मत क्या है? द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद? तो आपको पता है दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद के तो वल्लभाचार्य माने जाते हैं, है ना। अद्वैतवाद के तो शंकराचार्य माने जाते हैं, ठीक है। और द्वैतवाद के माने जाते हैं मध्वाचार्य। तो द्वैताद्वैत यानी देत देत थक गए, तो निम्बार्काचार्य, और इसको सनक संप्रदाय भी कहा जाता है। सनक, ये क्वेश्चन आता है सनक संप्रदाय के कौन है? तो सनक संप्रदाय के कौन है? निम्बार्काचार्य, ठीक है। ये नंबर आपका सही है। हिंदी में पहली बार 12 मासा का वर्णन किस रासो ग्रंथ में हुआ है? पहली बार 12 मासा का वर्णन किस रासो ग्रंथ में हुआ है? परमाल रासो में, खुमार रासो, बीसल देव रासो या फिर हमीर रासो में? चयन करना है आपको। हिंदी में पहली बार 12 मासा वर्णन किस रासो ग्रंथ में हुआ है? प्रश्न क्रमांक 27 में आपको चयन करना है और 27 का आंसर आपका चला जाएगा। क्या चला जाएगा? कि सर पहली बार 12 मासा का जो वर्णन हुआ है वो हुआ बीसल देव रासो। ये रचना श्रृंगारिक रचना है और इसके रचनाकार कौन है? नरपति नाल, ठीक है। ये अजमेर के शासक से संबंधित रचना है। सी नंबर आपका सही है। अनाथ का विलोम शब्द क्या है? अनाथ का विलोम शब्द आपको बताना है 28 में। अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा? धनी, सनाथ, निर्धन या फिर बेकार? अनाथ का विलोम बताना है आपको। देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है, और लगभग अधिकांश लोगों ने सही बता दिया कि सर अनाथ का विलोम होता है सनाथ। अनाथ का विलोम क्या होता है? सनाथ, ठीक है। यानी कि आपका बी नंबर आपका सही है। यहां पर बी नंबर सही है ममता जी 28 का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? 29। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? आपसे पूछा गया है
29 का क्वेश्चन। और 29 में आपको बताना है क्या है मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार। और सभी लोग लगभग सही आंसर बता रहे हैं कि सर मूल गोसाई चरित्र के जो रचनाकार हैं वो हैं बेड़ी माधव दास, यानी आपका जो बी नंबर है बेड़ी माधव दास, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बेड़ी माधव दास राइट आंसर है। रस रतन के रचयिता कौन है, रस रतन के रचयिता कौन है, 30 का आंसर आपको चयन करना है। 30 में आपको बताना है रस रतन के रचनाकार कौन माने जाते हैं, और सीधा आंसर आपको बताना है। राइट आंसर चले के ये विश्वास जी, रस रतन के रचनाकार कौन है, बहुत बढ़िया राइट आंसर पोहकर कवि। कौन है, पोहकर कवि हैं, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, पोहकर कवि। सा का उच्चारण स्थान बताइए दोस्तों, षटकोण वाले सा का उच्चारण स्थान कंठ है, दंत है, तालु या फिर मूर्धा, क्या है, सा का उच्चारण स्थान आपको चयन करना है, चयन करिए। प्रश्न क्रमांक 31 का आंसर, और 31 में आपका सही आंसर क्या जा रहा है, देखते हैं कौन कौन का आंसर सही आ रहा है। 31 में और बहुत बढ़िया आंसर आ गया कि सर ये मूर्धा सही है, सा का उच्चारण स्थान डी नंबर। कामायनी का सर्ग नहीं है, तो कौन सा सर्ग नहीं है बताइए। थर्टी 32 का आंसर, कामायनी का कौन सा सर्ग नहीं है। अब मैंने आपसे बोला था कि आपको कामायनी के अगर 15 सर्ग याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अगर 15 सर्ग याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर पाओगे, गलत कर पाओगे। लेकिन आपको कामायनी के 15 सर्ग, जितने भी सर्ग यहां से क्वेश्चन आता है, ये पूरे सर्ग क्रमबद्ध याद होनी चाहिए। 32 में, और 32 में आपका राइट आंसर इच्छा। इच्छा ये कामायनी का सर्ग नहीं है, बाकी आपका श्रद्धा, लज्जा, ईर्ष्या ये हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ममता जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, डी नंबर राइट आंसर। प्रसाद जी के किस नाटक का कथानक बौद्धों के पतन का पतन के काल का है दोस्तों, पतन के काल का है। प्रसाद जी का वह नाटक कौन सा है जिसका कथानक बौद्धों के पतन के काल का है। ध्रुव स्वामिनी, करुणालय, राजश्री या फिर बैसाख। प्रश्न क्रमांक 33 में, और सही आंसर जा रहा है 33 का। 33 में आपका सही आंसर चला जाएगा कि सर ये जो बैसाख है, बैसाख ये बिल्कुल सही है। इसका कथानक बौद्धों के पतन का कथानक माना जाता है, यानी डी नंबर आपका सही हो जाएगा। मुसरत निसा जी, डी नंबर है, डी नंबर, ठीक है, वेरी गुड, डी नंबर जिन्होंने बताया। मीनम जी डी नंबर है। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 34वां प्रश्न। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है, अलका, कल्याणी, मालविका या फिर कॉर्नेलिया। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है, 34 का आंसर आपको चयन करना है। और 34 में सभी लोग लगभग सही बता रहे हैं कि सर चंद्रगुप्त की जो नायिका हैं वो नायिका कौन है, 34 में कॉर्नेलिया, बहुत बढ़िया, डी नंबर आपका सही है। गांधीवाद की 100 परीक्षा निबंध के लेखक कौन है, गांधीवाद की 100 परीक्षा ये निबंध के लेखक कौन है। 35 का आंसर बताना है। 35 में गांधीवाद की 100 परीक्षा, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर सही बता रहे हैं, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है, गांधीवाद की 100 परीक्षा इस निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं। 35 का राइट आंसर बताना है, और देखते हैं कौन कौन सफल होता है इस क्वेश्चन में। कमला जी, ईला चंद्र बता रही हैं, और बताओ। गांधीवाद की 100 परीक्षा, शशि जी ने भी ईला चंद्र बता दिया, ब्रजेश जी ने भी बता दिया, बहुत बढ़िया, और बताओ। प्रवीण जी हरिशंकर परसाई बता रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया। रामकिशन जी ने बता दिया है कि सर ये जो है ये यशपाल का है,
गांधीवाद की 100 परीक्षा निबंध के रचनाकार हैं यशपाल, यानी डी नंबर आपका यशपाल बिल्कुल सही है। डी नंबर वालों का राइट आंसर, वेरी गुड। लहू पुकारे आदमी कहानी के कहानीकार कौन है? लहू पुकारे आदमी, लहू पुकारे आदमी ये किसकी कहानी है? कमलेश्वर, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडे या फिर मधुकर सिंह? 36 में चयन करना है। लहू पुकारे आदमी, बताएं ये किसकी कहानी है? अर्चना पाल जी ए बता रही हैं, मंजू जी सी बता रही हैं, भाभी शिक्षिका सी बता रही हैं 36 का। और बताओ, नेहा जी ने भी सी बता दिया, आज तो लाइन लगी सी की। बबीता जी ने भी सी, बहुत बढ़िया। KM जोशी, कहे कि मार्कंडे को ज़्यादा जानते आप लोग, लहू पुकारे आदमी, है ना। और जिन्होंने मधुकर बताया है, मधुकर, उनका आंसर सही है। लहू पुकारे आदमी ये मधुकर सिंह की रचना है। किसकी है? मधुकर सिंह की कहानी है। डी नंबर आपका सही है। लहू पुकारे आदमी, काय के लिए पुकारे? बोले मधु के लिए पुकारे, मधु, ठीक है। पुकारे आदमी या लहू पुकारे आदमी मधु के लिए, मधु के लिए तो मधुकर सिंह, ठीक है। बांग्ला कहानी सैलसीमा बेगम का हिंदी रूपांतरण है, बताइए। रसिया बालम, दुखबा में कांसो कहूं मोरी सजनी, दुलाई वाली या फिर बेटों वाली विधवा? बांग्ला कहानी सैलसीमा बेगम का हिंदी रूपांतरण है, तो कौन सी रचना है? 37 का आंसर, 37 में आपको चयन करना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बांग्ला कहानी सैलसीमा बेगम, बताइए। तो उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहां पर? दुखबा में कांसे कहूं मोरी सजनी, ठीक है। दुखबा में कांसे कहूं मोरी सजनी किसकी है ये कहानी? ये बताइए, ये किसकी है? इसके रचनाकार भी आपको बताना है। बी नंबर तो आपने बिल्कुल सही बता दिया, बाकी इसके रचनाकार भी बताइए। जहां कोई साधारण बात कहकर उसकी किसी विशेष बात से समानता बताई जाए, ठीक है। जहां कोई साधारण बात कहकर उसकी किसी विशेष बात से समानता बताई जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है 38 में। जहां कोई साधारण बात कहकर उसकी किसी विशेष बात से समानता बताई जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? प्रश्न क्रमांक आपका 38 है, और 38 में देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। चतुर्सेन शास्त्री जी की रचना है दुखबा में कांसो कहूं मोरी सजनी। प्रश्न क्रमांक 38 में, जहां कोई साधारण बात कहकर उसकी किसी विशेष बात से समानता बताई जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो लगभग बहुत सारे लोगों ने सही बताया है कि सर यहाँ पर भ्रांतिमान नहीं होता, भ्रांतिमान नहीं, संदेह भी नहीं, विभावना भी नहीं। थोड़े से 4 विकल्प को अब यहाँ पर आपको देखना है दोस्तों। आपको उदाहरण की बिल्कुल परिभाषा याद नहीं। भ्रांतिमान की तो है ही कि जहां पर दोस्तों भ्रम जो है क्या है, ये भ्रम पक्का हो जाता है, संदेह अंत तक बना रहता है। विभावना में दोस्तों क्या होता है? विभावना में विभावना और विशेषोक्ति एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और जहां कोई साधारण बात कहकर उसकी किसी विशेष बात से, तो उदाहरण जैसे अपन बोलते ना, है ना, क्या एक गाना है ना, वो वाला कौन सा गाना है? एक सड़क 57 गलियां रचना के लेखक कौन है? एक गाना नहीं सुना आप लोगों ने? तेरी अखियां कमाल जैसे, ऐसे कुछ आता ना, तो जैसे से उसकी समानता बताई जाती है। तो ऐसे उदाहरण दे करके अपन बोलते ना, कोई भी चीज ऊपर लिखते, परिभाषा लिखते हैं, फिर जैसे लिख करके क्या करते उसके बारे में बताते, तो उससे समानता बताई जाती है, तब उदाहरण अलंकार होता है। एक सड़क 57 गलियां रचना के लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 39 में, एक सड़क 57 गलियां, और 39 में राइट आंसर है। बोले सर इसके रचनाकार हैं कौन? कौन है? कमलेश्वर। एक सड़क 57 गलियां, ये बी नंबर आपका सही है, कमलेश्वर जी इसके लेखक हैं। बी नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है। यहां पर देखो, बट वृक्ष की छाया में जीवन साहित्य के लेखक कौन है? बट वृक्ष की छाया में, बहुत अच्छा।
जीवनी साहित्य, इसके रचनाकार कौन है? 40 में बताना है। बट वृक्ष की छाया में, बट वृक्ष की छाया में जीवनी साहित्य के लेखक कौन है? ये 40 नंबर का प्रश्न है और 40 में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर बट वृक्ष की छाया में ये जीवनी के रचनाकार है कौन है? कुमुद नागर। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। गालिब छूटी शराब आत्मकथा के लेखक कौन है? गालिब छूटी शराब किसकी आत्मकथा है? बनेगा आप लोगों से। गालिब छूटी शराब, ठीक है, गालिब छूटी शराब मैंने कई बार आपको बताया है कि मैं बता दे रहा हूं आज और कि जो पति क्या होते हैं, शराब पीते हैं, जो पति शराब पीते हैं उनकी पत्नियों को कालिया बन जाना चाहिए। क्या बनना है? कालिया। एक बार क्या हुआ कि एक पति शराब पीता था तो उसकी पत्नी बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। उसकी पत्नी ने भी एक बार क्या किया, वो भी एक बोतल लेके आई और बीच बाजार में सड़क पे खड़े होके फिर उसने भी पी। तो उस दिन का दिन है कि उस व्यक्ति ने फिर शराब नहीं पी। तो बोले सर गालिब छूटी शराब, कैसे छूटी शराब? अरे बोले पत्नी कालिया बन गई थी। क्या बन गई थी? पत्नी कालिया बन गई थी। तो रविंद्र कालिया, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कालिया बन जाना अपन को भी। पिंजरे में मैना आत्मकथा की लेखिका कौन है? पिंजरे में मैना आत्मकथा की लेखिका कौन है? राजी सेठ, मन्नू भंडारी, चंद्रकिरण सोनरिक्शा या फिर शिवानी? पिंजरे में मैना, बोले हम पिंजरे में मैना को लेकर के कहाँ जाएंगे? रिक्शा पर जाएंगे, रिक्शा पर। रिक्शा, पिंजरे में मैना रिक्शा यानी सोन रिक्शा। सी नंबर सही है, सोन रिक्शा। ठीक है, सोन रिक्शा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। बेदिन बेलोग रेखा चित्र के लेखक कौन है? बेदिन बेलोग, डॉक्टर नगेंद्र, महेंद्र भटनागर, शिवपूजन सहाय, सेठ गोविंद दास। बेदिन बेलोग रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है दोस्तों। 43 का आंसर आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, शायद टीजीटी या पीजीटी में पूछा गया था 43 में। और 43 में आपका सभी को पता होगा कि बेदिन बेलोग शिवपूजन सहाय। ठीक है, सी नंबर आपका सही है, शिवपूजन सहाय। वेरी गुड। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये कथन किस ग्रंथ का है दोस्तों? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मकम काव्यम, ये बताना है आपको। सभी लोग बताएंगे ये कथन किसका है, किस ग्रंथ से लिया गया है। और यहां पर 44 का आंसर, 44 में सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर ये जो वाक्यम रसात्मकम काव्यम है, देखते हैं कौन कौन सही बता रहा। 44 में बहुत सही, 44 में ये लगा दिया पूनम जी ने, और बताओ, और ये लगा दिया मोहित जी ने, बहुत बढ़िया। ब्रजेश जी ने भी ये लगा दिया, मीनम जी ने ये लगा दिया, है ना, बहुत बढ़िया। श्याम लता जी पांडे ने भी ये लगा दिया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये वाले अन्नापूर्णा मिश्रा जी ने भी लगा दिया, बहुत बढ़िया, है ना। शूरमणि दुबे आपने भी लगा दिया ये वाले साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही करो आप लोग। ये परिभाषा किसने दी थी? विश्वनाथ ने, है ना। रसात्मकम वाक्यम काव्यो, विश्वनाथ का ग्रंथ कौन सा है? साहित्य दर्पण। कौन सा है? साहित्य दर्पण। ठीक है, तो इसी नंबर आपका सही हो जाएगा। ये नाट्यशास्त्र तो भरत मुनि का, भरत मुनि ने थोड़ी दी परिभाषा, ये विश्वनाथ ने दी थी, ये साहित्य दर्पण से ली गई। करुण रस के स्थायी भाव का नाम क्या है? करुण रस के स्थायी भाव का नाम क्या है? 45। करुण रस के स्थायी भाव का नाम क्या है? क्रोध, शोक, निर्वेद या फिर इनमें से कोई नहीं। करुण रस के स्थायी भाव का नाम क्या है, ये आपको बताना है। 45 का, 45 में आपको, और सरल है कि सर करुण रस का स्थायी भाव जो है शोक है। वेरी गुड, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ठेस शब्द है संकर, तत्सम, तद्भव या फिर देशज। ठेस कैसा शब्द है? ठेस कैसा शब्द है? संकर शब्द है, तत्सम है, तद्भव है या फिर देशज है?
प्रश्न क्रमांक आपका 46 है और 46 में आपने सही बताया है कि सर जो ठेस शब्द है ये ठेस शब्द है देशज। कैसा शब्द है ये? देशज शब्द है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। मुहावरा किस भाषा का शब्द है बाल गोविंद जी? मुहावरा बताना है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 47 नंबर। अपन मुहावरे पढ़ते तो हैं लेकिन मुहावरा किस भाषा का शब्द है ये भी अपन को पता होनी चाहिए। 47 में 47 का आंसर चयन करिए। मुहावरा किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। 47 का आंसर, और 47 में आपका सही जा रहा है कि सर जो मुहावरा है ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी। अरबी का है बाल गोविंद जी, अरबी यानी बी नंबर। ठीक है, अरबी का शब्द है मुहावरा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। 47 में उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू, प्रश्न क्रमांक 48। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की, फारसी, अरबी या फिर संस्कृत? उर्दू किस भाषा का शब्द है? प्रश्न क्रमांक 48 में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। उर्दू किस भाषा का शब्द है ये पूछा गया, और आपका शायद जो क्वेश्चन है वो जा रहा है तुर्की। बहुत बढ़िया राम किशन जी। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हिंदी शब्द है, बताइए हिंदी किस भाषा का शब्द है? उर्दू भाषा का, अरबी भाषा का, अवधी भाषा का या फिर फारसी भाषा का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 49 का आंसर 49 में बताइए उर्दू तुर्की भाषा का है, हिंदी बताना है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है ये आपको चयन करना है। और देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। हिंदी, और सही आंसर चला गया कि सर हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, यानी आपका डी नंबर जो चला गया वो बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, डी नंबर आपका राइट आंसर है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं? 50 का आंसर, 50 का राइट आंसर बताना है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 50 में आपको चयन करना है, उन्हें क्या कहते हैं? और संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं प्रश्न क्रमांक 50 में, उन्हें कहते हैं हम तत्सम शब्द। ठीक है, ये नंबर आपका सही हो जाएगा, वेरी गुड, ये नंबर राइट आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे के जो 50 प्रश्न हैं अगली वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अगली वाली क्लास में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन कैसे लगे आप लोगों को? प्रश्नों का लेवल भी बहुत अच्छा है दोस्तों, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लगभग आने की संभावना ऐसे क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। हम तो कहते भगवान पूरे क्वेश्चन आ जाएं, जितने मॉडल पेपर में दिए हैं पूरे क्वेश्चन आ जाएं। ऐसे प्रयास तो मैंने बहुत अच्छा किया है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप तक जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, पूर्व की परीक्षाओं के आधार पर मॉडल पेपर बनाए जाते हैं कि जो क्वेश्चन आते रहते हैं उन्हीं के हिसाब से बनाए जाते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को समावेश किया है, और हमारा पूरा प्रयास है कि ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत मददगार हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जिन भी साथियों को मॉडल पेपर में एडमिशन लेना वो मॉडल पेपर में एडमिशन ले सकते हैं, और आप लोगों के लिए अगली क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी साथियों को, जय हिंद।